हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ रीन्यूएबल इनटू नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नवीनीकरणीय संसाधन है उनका कन्वर्जन या परिवर्तन अनवीनीकरणीय संसाधन में किस प्रकार से हो रहा है। The following are the major environmental degradation that induce potentially renewable resources into non-renewable one। यानी कि ये निम्न जो कारण है बताए गए हैं, ये इस प्रकार के कारण है कि जो मुख्य पर्यावरणीय डिग्रेडेशन या इनका जो अपघटन हो रहा है या अपहास हो रहा है, जिसके कारण रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है जिन्हें कहते हैं हम कि नवीनीकरणीय है, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे नॉन रिन्यूएबल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उनके मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला आता है अर्बेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव लैंड। तो जो प्रोडक्टिव लैंड का मतलब है कि जो उत्पादन देने वाली जो भूमि है वहाँ पर अर्बेनाइजेशन हो रहा है, यानी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर मानव जो है रहने के लिए अपने घर कॉलोनी आदि बना रहे हैं। तो इसके कारण जो है ये जो प्रोडक्टिव लैंड होती है या उत्पादन देने वाली जो भूमि होती है वो वहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर समाप्त होने के बाद में ये पुनः यूज़ में नहीं आती है, तो इसलिए इनमें कन्वर्जन हो जाता है रीन्यूएबल से नॉन रीन्यूएबल के अंदर। सेलिनाइजेशन एंड वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल, यानी मृदा के अंदर सेलिनाइजेशन यानी इनमें लवणों की अधिकता हो जाना, और वाटर लॉगिंग या जलाक्रांति यानी जल की अधिकता हो जाना, ये भी मिट्टी को अनउपजाऊ बना देते हैं। पुअर सॉइल मैनेजमेंट, यानी कि जो मृदा का रखरखाव है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इनमें नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ की जो मृदा है वो अनफर्टाइल हो जाती है। इसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन यानी कि इनमें वनीकरण जो वन जो होते हैं इनको ये धीरे धीरे हटा देते हैं और उसके कारण जो है मृदा अधिक अपघटित होती है। फिर आता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, यानी कि जो भूमिगत जल है उसका स्तर जो है धीरे धीरे घटता जाता है। इसके बाद आता है पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड लैंड। तो जो हवा में, जल में तथा स्थल के ऊपर पॉल्यूशन या प्रदूषण जो होता है उसके कारण ये कन्वर्जन अधिक तेज़ी से हो रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो नॉन रिन्यूएबल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। लाइव स्टॉक ओवरग्रेजिंग, यानी जो पालतू पशु है उनका ओवरग्रेजिंग या अधिचारण की क्रिया हो रही है किसी वन के अंदर या घास स्थल में अधिक चारण करने के कारण वहाँ पर जो है पुनः वेजिटेशन जो है वो निर्मित नहीं हो पाती है। रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी बाय एलिमिनेटिंग हैबिटेट्स एंड स्पीसीज। तो बायोडाइवर्सिटी का रिडक्शन यानी जैव विविधता कम हो रही है, और ये हो रही है हैबिटेट, उनके आवास तथा उनकी स्पीसीज़ या प्रजातियों को वहाँ से हटा के या उनको मार देना या वो वहाँ से पलायन कर जाती है। तो मानव की गतिविधियों के द्वारा ये सभी जो है नुकसान पर्यावरण को हो रहा है, और उसके कारण जो है जो नवीनीकरणीय स्रोत हैं वो अनवीनीकरणीय स्रोतों के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बुद्धिमत्ता से तथा सावधानीपूर्वक उपयोग यदि किया जाता है तो इसे कंजर्वेशन या संरक्षण कहा जाता है। वी आर यूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट थिंकिंग, हम बिना सोचे समझे ही ये इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किए जा रहे हैं टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, और ये हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस इज ऑलवेज नेगेटिव ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस प्रक्रिया का हमेशा ही जो परिणाम होता है वो नकारात्मक ही पाया जाता है, और ये समय के साथ साथ दिखाई देता है। तो जैसे जैसे समय निकलता है वैसे ही पता चलता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का अत्यधिक अंधाधुंध दोहन किया गया
उसका प्रभाव जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलता है। बट इट इज़ नेवर टू लेट, लेकिन अभी भी यह अधिक समय नहीं बीता है, अभी भी हम कंजर्वेशन इसका कर सकते हैं। इवन नाउ इफ़ दीज रिसोर्सेज आर वाइजली यूज्ड, यदि आज से ही इन सभी रिसोर्सेज या स्रोतों का बुद्धिमत्तापूर्ण या सावधानीपूर्ण उपयोग किया जाए, कंजर्वेशन इज़ नॉट ओनली वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज बट इट कैन मेंटेन एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो जो संरक्षण है यह केवल बुद्धिमत्ता से तथा सावधानीपूर्वक उपयोग लेना ही नहीं है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका, लेकिन हम इन्हें मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी यानी उनकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और उनकी क्वांटिटी या संख्या में भी सुधार कर सकते हैं। तो यदि इस समय से ही ये इस प्रकार के सुधार अगर होते रहें कंजर्वेशन के साथ साथ, तो आने वाले समय में हम इनका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल या मृदा के बारे में। द वर्ड सॉइल इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम मीनिंग अर्थली मटेरियल इन विच प्लांट ग्रो। तो जो शब्द सॉइल है ये उद्भव हुआ है इसका एक लैटिन वर्ड जिसे कहते हैं सोलम। इसका मतलब होता है धरती के अंदर उपस्थित पदार्थ जिसमें पौधे उगते हैं, तो इसे जो है सॉइल कहा जाता है। सॉइल फॉर्म्स आर नेचुरल रिसोर्स विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो मृदा के प्रकार हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें जो कि आवश्यक है मानव के सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए और उनके विकास के लिए मृदा का होना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। वी गेट आवर बेसिक रिक्वायरमेंट, हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति जो है इनके द्वारा प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में, कपड़ों के रूप में और शेल्टर यानी कि आवास के रूप में, मेनली फ्रॉम द प्लांट्स यानी मुख्यतया ये हमें पादपों के द्वारा ही मिलता है। दैट ग्रो इन द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर उगते हैं, फ्रॉम द एनिमल्स दैट फीड ऑन सच प्लांट्स, या हम ऐसे एनिमल्स के द्वारा ये हम चीज़ें प्राप्त करते हैं जो इन पौधों के ऊपर भोजन प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली ये बात है इसमें कि मुख्यतया सॉइल के अंदर उगने वाले जो पौधे हैं वो इम्पोर्टेंट है, सॉइल इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर निर्भर रहने वाले जितने भी जंतु हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सभी से मानव की सभी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो इनके द्वारा होती है। सॉइल सर्व्स एज नेचुरल हैबिटेट फॉर माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मृदा जो है प्राकृतिक आवास का कार्य करती है सूक्ष्म जीवों के लिए, पादपों के लिए तथा अन्य जंतुओं के लिए। तो सभी के लिए ये प्राकृतिक आवास का निर्माण करती है। सॉइल इज़ द मिक्सर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो मृदा होती है इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ जो है वो मिश्रित रहते हैं या मिक्स रहते हैं इसमें। एयर एंड वाटर ऑक्यूपाई द पोर्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स विच आर लूजली पैक्ड। तो हवा तथा जो जल होते हैं ये रंध्रों के बीच में पाए जाते हैं जो कि सॉइल पार्टिकल या मृदा कणों के बीच में होते हैं और ये आपस में बहुत ही ढीले रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो ढीली मृदा के अंदर हवा तथा जल जो है दोनों ही उपस्थित होते हैं। सॉइल प्रोवाइड्स शेल्टर टू बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोअन्स, अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, एंड्स। तो मृदा जो है ये आवास उपलब्ध करवाती है बैक्टीरिया जीवाणु को, फंजाई को, एल्गी को, प्रोटोजोआ के सदस्यों को, केंचुओं को, स्नेल्स या घोंगे तथा एंट तथा चींटियों को। तो इन सब के लिए यह एक शेल्टर या आवास का कार्य करती है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ग्रो इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो उच्च पादप होते हैं उनकी जड़ें जो है अधिक गहराई तक सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर जाती है और उसके लिए जो है ये जाती है अधिक गहराई में, क्योंकि ये मृदा के अंदर जल तथा उसमें उपलब्ध जो पोषक तत्व हैं उनको प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाती है। सॉइल इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फूड प्रोडक्शन। जो मृदा जो है यह एक सबसे अच्छा स्रोत है
सभी प्रकार के फूड प्रोडक्शन यानी कि खाद्य उत्पादन के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। टॉप सॉइल इज़ द अपरमोस्ट लेयर विच इज़ रिच इन ह्यूमस, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जो टॉप सॉइल या ऊपरी मृदा होती है, जो सबसे ऊपर की परत है, ये इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में ह्यूमस होता है और इसके कारण जो है मृदा जो है अधिक उपजाऊ बनती है। तो ह्यूमस के कारण ही मृदा के अंदर उपजाऊ या उर्वरकता आती है। सॉइल फर्टिलिटी इज़ लॉस्ट ड्यू टू नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो मृदा की जो उर्वरकता है यह लॉस्ट हो जाती है या चली जाती है कुछ प्राकृतिक तथा मानव के द्वारा की गई गतिविधियों के द्वारा। तो इनके द्वारा जो है सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन के बारे में। सॉइल इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स एंड सम लिविंग थिंग्स। तो मृदा जो है एक जटिल प्रकार का मिश्रण है जिसमें निर्जीव पदार्थ भी हैं तथा सजीव पदार्थ भी होते हैं। द टॉप सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। जो ऊपरी परत होती है मृदा की वो सबसे अधिक उर्वरक होती है। द टॉप सॉइल इज़ ऑफन कैरिड अवे बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स और बाई हैवी रेन्स और बाई फ्लोइंग रिवर वाटर। तो जो मृदा की टॉप सॉइल लेयर होती है, ऊपरी परत जो होती है, ये कई बार जो तेज़ हवाएं होती है या अधिक भारी बारिश के द्वारा या नदी में बहते हुए जल के द्वारा ये अपने साथ इसको टॉप सॉइल को या ऊपरी मृदा को बहा के अपने साथ लेके चले जाते हैं। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम अ रीजन बाय एनी एक्टिविटी इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो जो फर्टाइल टॉप सॉइल या उर्वरक ऊपरी परत होती है मृदा और उसका जो रिमूवल होता है किसी एक क्षेत्र के अंदर किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, उसे सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहा जाता है। फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, रेन, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो मृदा अपरदन के जो मुख्य कारण हैं वो है बाढ़ आना या डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई करना, ओवरग्रेजिंग यानी पशुओं के द्वारा वहाँ पर किसी एक स्थान पर अधिक चारण की क्रिया करना, बारिश के कारण, हवा के कारण और मुख्यतया मानव की गतिविधियों के कारण जो है टॉप सॉइल जो होती है वो हट जाती है। यानी ये सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन के मुख्य कारण होते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।